हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक। तो दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद पांडे और आपका प्यारा सा चैनल देवेंद्र चंद क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आप पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आज आपको सिंपल सर्किट सरल परिपथ के इस वीडियो में बताने वाला हूं। कल मैंने विद्युत वाहक बल के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिक मोटिवेशनल फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल मैंने बताया था कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल सहित सेल सहित पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो वे विद्युत ऊर्जा होती है उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी सेल में, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में वे विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आज आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस की। आंतरिक प्रतिरोध क्या है दोस्तों? आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? किसी सेल के भीतर उपस्थित द्रव के कारण धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आई बात? क्या होता है? किसी सेल के भीतर भरे या उपस्थित द्रव के कारण सेल के भीतर धारा के मार्ग में जो रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या होता है? किसी सेल के भीतर उपस्थित द्रव के कारण सेल के भीतर धारा के मार्ग में जो बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। लिख लेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। चलिए, किन किन बातों पर निर्भर करता है समझते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के भीतर भरे द्रव के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पहला पॉइंट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के भीतर उपस्थित द्रव की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख लेंगे, पॉइंट नोट कर लेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के भीतर भरे द्रव या उपस्थित द्रव, सेल के भीतर उपस्थित द्रव की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी R is directly proportional to distance between both plates।
अंडरस्टूड ऑफ दिस सेल, ठीक है। मीन्स दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट ऑफ द सेल। अंडरस्टूड। सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। थर्ड है R is directly proportional to 1/A, ठीक है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा होता है, ठीक। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के प्लेटों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Therefore, we can say that internal resistance of the cell is inverse directly proportional to of the cross section area of the plates, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। समझ में है। तो आगे हम लोग बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहली बात टर्मिनल विभवांतर के बारे में समझना होगा। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से बनता है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये संबंध होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। जब इसमें क्या होगी, धारा ली जाएगी, तो किसी सेल से धारा ली जाएगी तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, वेयर V इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिवेशनल फोर्स, I इज इक्वल टू करंट, R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, चलिए बात को समझते हैं। करते क्या है, मान लेते हैं कि आपके R1 R2 R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। R1 R2 R3 ओम के 3 प्रतिरोध टर्मिनल विभवांतर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। ठीक है, माना कि 3 R1 R2 R3 ओम के 3 प्रतिरोध, माना R1 R2 R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें Q आवेश एक समान रूप से प्रवाहित है। क्या है? Q आवेश एक समान रूप से प्रवाहित है। इसके द्वारा W1 कार्य किया जा रहा है, इसके द्वारा इसमें व्यय विद्युत ऊर्जा W2 है, इसमें व्यय विद्युत ऊर्जा W3 है, ठीक है। माना कि 3 R1 R2 R3 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में किसी कैपिटल E विद्युत वाहक बल के सेल से जुड़े हैं। यदि इन आवेशों पर एक समान आवेश Q प्रवाहित किया जाए, क्या प्रवाहित किया जाए? Q प्रवाहित किया जाए तो पहले प्रतिरोध कैपिटल E विद्युत वाहक बल के सेल से इन्हों को जोड़ दिया गया है, इनमें धारा दी जा रही है, इनमें आवेश क्यों दिया जा रहा है। माना W1 W2 और W3 इनके कार्य हैं। फिर से एक बार सुनेंगे, माना R1 R2 R3
ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें क्यू आवेश एक समान रूप से आवेशित किया जाता है, या सॉरी जिसमें क्यू आवेश एक समान रूप से प्रवाहित किया जाता है। तो पहले प्रतिरोध पर व्यय विद्युत ऊर्जा W1, दूसरे प्रतिरोध पर व्यय विद्युत ऊर्जा W2, तीसरे प्रतिरोध पर व्यय विद्युत ऊर्जा W3 है। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर V1 इज इक्वल टू हो जाएगा W1 अपॉन आवेश, इस पे कितना है, क्यू आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो W1 अपॉन क्यू दूसरे सेल दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 इज इक्वल टू हो जाएगा W2 अपॉन क्यू, तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V3 इज इक्वल टू W3 अपॉन क्यू हो जाएगा। समझ में आया? अब तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V3 इज इक्वल टू W3 अपॉन क्यू, समझ में आ रहा है ना? चले अब कुल विभवांतर, लेटस कुल विभवांतर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 अपॉन क्यू प्लस W2 अपॉन क्यू प्लस W3 अपॉन क्यू। ओके, समझ में आया? कहने का मतलब है, इससे निष्कर्ष यह निकला कि अगर हम क्या करें, आवेश को एकांक कर लें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, W1 प्लस W2 प्लस W3। समझ में आ रहा है बात? तो इससे निष्कर्ष यह निकला कि अगर हमने किया है इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तब की बात है बेटा, ये कितना है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, क्या है, V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। कहने का मतलब है कि यदि एकांक आवेश किसी एकांक आवेश को किसी सेल के कि यहां से लेकर इधर से W1 ये W2 ये W3 ये दूसरे सिरे तक आ जाएगा ना, किसी एकांक आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सेल के एक सिरे से, ध्यान रहे विद्युत वाहक बल में क्या होता है, पूर्ण सेल सहित पूरे परिपथ, और टर्मिनल विभवांतर में कंडीशन क्या होगी, थोड़ा सा अंतर है, बाकी आप कंफ्यूज मत होंगे। इसमें क्या होगा कि किसी एकांक आवेश को किसी सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में, किसी एकांक आवेश को किसी सेल के, या कह सकते हैं किसी एकांक आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में, सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में व्यय विद्युत ऊर्जा टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। समझ में आया ना बात? फिर से एक बार सुनेंगे, किसी एकांक आवेश को सेल के एक सिरे से, यानी सेल की एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, या सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में वे विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है, टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। ओके, चलें नोट कर लिया। ओके, चलें हेडिंग कर लेंगे, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है।
टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, विद्युत वाहक बल को E से डिनोट करते हैं, एवं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध। चलिए, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध। ओके, लेट अस a cell ये वोल्ट मीटर लगा दिया गया इसमें, ये एक बाह्य प्रतिरोध हो गया, ये एक इस आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब इसका विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, मान लिया एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E क्या माना, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध तथा कैपिटल E विद्युत वाहक बल के एक सेल को एक बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम इसमें सपोज I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर, ठीक है, और ये I एम्पियर। ओके, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो होता क्या है दोस्तों, R से जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम कहें तो कुल व्यय विद्युत ऊर्जा या कुल ऊर्जा लेट अस W टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W टोटल क्या होगा दोस्तों, इसमें E है, सेल का विद्युत वाहक बल E है और इसके आवेश Q के। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT। तो W टोटल इज इक्वल टू E, Q के स्थान पर I और T, बिकॉज Q इज इक्वल टू IT। ओके, Q इज इक्वल टू IT, समझ में आया। चलिए, अब अगर हम बात करें कि ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, इसके इंटरनल एनर्जी, और ये आंतरिक और ये बाह्य है, तो ये बाह्य विद्युत ऊर्जा होगी, ये आंतरिक होगी, है कि नहीं। तो क्या अगर हम निकालें ग्राफ अभी रहने देंगे, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोध में व्यय विद्युत ऊर्जा
आंतरिक प्रतिरोध है तो W इंटरनल लिख सकते हैं, W इंटरनल इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, W इंटरनल क्या होगा, इसका जो विभवांतर होगा, टर्मिनल विभवांतर सेल के सिरों पर V और आवेश Q होगा, VQ, W इंटरनल इज इक्वल टू VQ। तो यहां से W इंटरनल V इज इक्वल टू होता है IR, क्या होता है IR, I, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा है, स्मॉल r, तो IR, और Q के स्थान पर I और T, बिकॉज ध्यान रखेंगे W टोटल इज इक्वल टू EIT, W टोटल इज इक्वल टू EIT, ओके, W टोटल इज इक्वल टू EIT, माइंड में रखेंगे। IR और IT हो गया, क्या हो गया, IR हो गया और IT हो गया, बिकॉज V इज इक्वल टू IR बाई ओम्स लॉ एंड Q इज इक्वल टू IT, ओके। तो IR यहाँ पर स्मॉल r रेजिस्टेंस है, आंतरिक यानी अंदर, तो क्या हो गया, R हो गया, IR IT हो गया, तो W इंटरनल इज इक्वल टू I स्क्वायर R और T हो गया, W इंटरनल की क्लियर हो गया। अब दोस्तों ध्यान देंगे, W इंटरनल आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम करें बाह्य की, किसकी, बाह्य की, तो बाह्य यानी बाहर, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, बाह्य का मीन्स होता है एक्सटर्नल, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, W एक्सटर्नल होगा W एक्सटर्नल क्या होगा, V और Q, भाई इसमें भी V होगा क्योंकि R है तो प्रतिरोध होगा, और यहां पर विभवांतर होगा फिर, है ना, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, ये है W एक्सटर्नल, है ना, बाह्य, V के स्थान पर I और R, यहां पर कैपिटल R है तो कैपिटल R इंटू I और T, क्लियर, समझ में आ रहा है, I और T क्लियर हुए ना, ऐसे लिखते हैं IR और IT, ओके। तो यहां से हो जाएगा ये W एक्सटर्नल इज इक्वल टू I स्क्वायर और RT, ओके, I स्क्वायर RT, समझ में आ रहा है। चल अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ द एनर्जी, क्या, कंजर्वेशन बाय द कंजर्वेशन लॉ ऑफ द एनर्जी, W टोटल इज इक्वल टू ऊर्जा संरक्षण के नियम से, क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, ना नष्ट होती है, यानी उतनी की उतनी रहेगी, तो W टोटल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, समझ में आया, W टोटल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, ओके। तो W टोटल क्या होगा, W टोटल के स्थान पर आया है आपका EIT, क्या आया है EI और T, W एक्सटर्नल क्या है आपका I स्क्वायर R और T, W इंटरनल है I स्क्वायर स्मॉल r और T, ओके। चलिए I और T इसमें से कॉमन हो जाएगा, EIT इज इक्वल टू I और T कॉमन हो गया, यहां पर बचेगा I और R प्लस यहां पर क्या बचेगा आपका स्मॉल I और R, ओके। I और T कैंसिल हो जाएगा, अब E इज इक्वल टू हो जाएगा I R प्लस I R, ओके,
समझ में आया? आई आर और प्लस आई आर दिख रहा है। चल अब बाई ओम्स लॉ इज इक्वल टू आई आर, इस आई आर को हम लिख सकते हैं बी प्लस आई आर बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। ओके, बी इज इक्वल टू आई आर। ओके, अब यहां से आई आर के स्थान पर मैंने बी पुट कर दिया। अब समझेंगे बात को। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v को रोक लिया, e और माइनस का आई आर। ओके, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अंडरस्टूड? जहां पर v क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, e क्या है, विद्युत वाहक बल है, और r क्या है, इस आंतरिक प्रतिरोध है, I क्या है, धारा है। समझ में आया? चलिए, ये तो रही टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, यही है आपका संबंध। अब इसमें कंडीशंस अप्लाई। ओके, चलिए कंडीशंस है v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आ गया, समझ में आया? अब कंडीशंस फर्स्ट, कंडीशंस इसमें फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब सेल से धारा ली जा रही है, ली जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। क्या होगा, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये लिया जा रहा है, निकल रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ये आपका ज्यादा होगा और ये आपका कम होगा। इस स्थिति में भाई इससे निकाला जाएगा तभी तो ये इसके इक्वल होगा, हो रहा है ना? तो यानी ये आपका ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रो मोटिवेशनल फोर्स ज्यादा है, और पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, आपका कम है। इस स्थिति में विद्युत वाहक बल का मान अधिक, मान अधिक तथा टर्मिनल विभवांतर कम होगा। टर्मिनल विभवांतर यानी टर्मिनल विभवांतर छोटा होगा और विद्युत वाहक बल बड़ा होगा। टर्मिनल विभवांतर कम होगा। क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर कम होगा। समझ में आया? अर्थात means that therefore we can say that V is less than capital E. V is less than capital E. समझ में आया ना? चल सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब धारा न ली जाए और न दी जाए, जब धारा न ली जाए न दी जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, I इज इक्वल टू जीरो, I इज इक्वल टू जीरो, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहां से V इज इक्वल टू ई, आई के स्थान पर जीरो यानी जीरो, V इज इक्वल टू ई। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है, के बराबर होता है। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। अब सेल चार्ज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सेल चार्ज किया जा रहा है। थर्ड कंडीशन है, जब सेल को धारा दी जाए, क्या हो जाए, जब सेल को धारा दी जाए अर्थात सेल चार्ज किया जाए। क्या किया जाए, अर्थात सेल चार्ज किया जाए। तो इस स्थिति में V इज इक्वल टू ई,
धारा दी जा रही यानी जुड़ जाएगा आई आर, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, इसमें जोड़ा जा रहा है तो इसके बराबर हो रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से कम होगा। क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर से कम होगा। इस स्थिति में विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होगा। टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होगा, से बड़ा होगा, सॉरी, विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से छोटा होगा। क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर से छोटा होगा, है ना भाई, जोड़ा जा रहा है तो बराबर हो रहा है, छोटा होगा, ठीक है, या छोटा होता है, जो भी लिखना चाहे। क्या हो जाएगा, V इज ग्रेटर देन E। समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नोट कर ले दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किसकी बात करेंगे, किरचॉफ्स लॉ, जो कि आपके बोर्ड इंपॉर्टेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, अगले वीडियो में बता चुका हूं कि आपका टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल में संबंध, किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, जो आपका धारा संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण और सॉरी आवेश संरक्षण पर आधारित नियम है, या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नियम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर हम लोग सेल को संयोजित करेंगे, थोड़ा सा वो पढ़ लेंगे, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन किरचॉफ्स लॉ और विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर में संबंध, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट इससे आते हैं न्यूमेरिकल। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़े दोस्तों।